जी सर, नेक्स्ट है हमारे अजीत सिंह राठौड़। अजीत, कैमरा ऑन करें। हेलो। हेलो। हाँ, अजीत सिंह जी। सर नमस्ते। नमस्ते। सुन पा रहे हैं आप? जी सर। वेरी गुड। आपने आप अजमेर के रहने वाले हैं, नसीराबाद के? जी सर। आपका बहुत बढ़िया एकेडमिक रिकॉर्ड है, 76, 83, 61। इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस में आपने AA में किया है हाँ, और थैंक B.Ed। यू सर। जी और सर। जी अभी आप लेक्चरर हैं? जी सर। अभी आप जी लेक्चरर हैं इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस में? बिल्कुल। मैं सर इंग्लिश में हूँ सर लेक्चर। आपका आवाज स्टेबल ऑडियो वीडियो दोनों गड़बड़ हो रहा है आपका, क्या बात है? एक मिनट। इको हो रही है क्या सर आवाज? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज तो आ रही है। हाँ, जी सर। आप ठीक है? जी ठीक है। चलिए, आप मुझे ये बताएं कि एक कहावत है, एक नसीराबादी और 100 इलाहाबादी बराबर होते हैं। जी सर। ये कहावत क्यों बनी भाई? सर एक्चुअल में नसीराबाद के जो लोग हैं तेज तर्रार होते हैं, सामाजिक बुद्धिमत्ता और जो दुनियादारी है उस हिसाब से। बाकी सर इसके पीछे क्या कथा है या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इस संदर्भ में क्या है उसके बारे में सर मुझे जानकारी नहीं है। ये सही नहीं है मतलब, है ना? सर ये अच्छा। कहावत चलती तो है, कहते तो सुनी तो है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि रिफॉर्मेशन के दौरान जो अंग्रेजी कवि थे प्रमुख, उनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए आप, रिफॉर्मेशन के पीरियड में, मतलब 1600 रिफॉर्म। शताब्दी, 1600 शताब्दी ईस्वी के बाद के। जॉन मिल्टन। हाँ, अभी एक ही याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, आपको सबसे अच्छा कौन सा पॉइंट लगता है, ब्रिटिश पॉइंट, इंग्लिश पॉइंट? इंग्लिश पोएट सर जॉन डन। जॉन डन आपको अच्छा लगता है? जी सर। उसकी किसी एक घटना के बारे में बताइए आप, किस संदर्भ में दोनों बातें? सर मेनली इन्होंने लव पोइम्स लिखी है हाँ। और अपने जीवन के लास्ट पार्ट में ये रिलीजियस पोइट्स भी पोइम्स भी इन्होंने लिखी। तो सर जैसे गो एंड कैच फॉलिंग स्टार पढ़ी है मैंने। हाँ, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद, ये सुना होगा आपने खूब। जी सर। ये नारा किसका दिया हुआ? सॉरी सर इसके बारे में जानकारी नहीं। जिंदाबाद आपने कभी लगाया ये नारा? इनकलाब जिंदाबाद नहीं सर। कभी मौका नहीं लगा आपको? नहीं सर। वंदे अच्छा, मातरम ये तो लगाया सर, इनकलाब जिंदाबाद का नहीं लगाया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र ने लिखा है? जी सर। कब लिखा था? सर एग्जैक्ट सन तो ध्यान नहीं है, बाकी उनका जो उपन्यास था तो आनंद मठ, हाँ, उसके अंदर इसकी चर्चा थी। उनको क्या क्या क्यों लिखने की सूझी, क्यों लिखा उन्होंने, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? व्हाट सर वाज वो द? जी सर। सर आनंद मठ जो उन्होंने उपन्यास लिखा उसकी। नहीं नहीं, वंदे मातरम की रचना करने की प्रेरणा कहां से मिली उनको? सर सॉरी सर इसके बारे में जानकारी नहीं, माफी चाहूंगा। वंदे मातरम का इतिहास नहीं पढ़ा आपने? नहीं सर। चलिए, कोई बात नहीं। भारत में एक पुस्तक मदर इंडिया के नाम से बहुत प्रचलित हुई, जी सर। उसका लेखक कौन है?
या लेखिका कौन है? सर मतलब पुस्तक का नाम ही आज मैंने पहली बार ही सुना, मूवी का नाम जरूर सुना है, बाकी पुस्तक में सर कभी। मदर इंडिया का नाम नहीं सुना? मदर इंडिया मूवी का नाम? क्या सर, जो मूवी का नाम जरूर सुना है सर, बाकी हाँ, पुस्तक की कौन सी है इसके बारे में जानकारी नहीं है। के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी होनी चाहिए। मदर इंडिया बहुत फेमस बुक थी। चलिए कोई बिल्कुल बात सर, मैं नहीं, आप देखना इसको। अच्छा जी मुझे बताएं कि पिछले महीने एक अधिक मास पूरा हुआ अपना, अश्विन मास, जी। है ना, और दूसरा मास जो था उसको शुद्ध मास कहा। तो ये अधिक मास क्या होता है, क्यों होता है ये? सर हिंदू पंचांग में जो महीने की गणना की जाती है वो अ, चंद्रमा की चंद्रमा की गति के अनुसार की जाती है, तो उसमें उनकी गति के अनुसार थोड़ा डिफरेंस आता है। जैसे लीप ईयर आता है इंग्लिश कैलेंडर में, तो उनमें सूर्य और चंद्रमा की गति में जो डिफरेंस होता है उसके कारण वो जो एडजस्ट करते हैं वो एक अधिक मास के रूप में एडजस्ट किया जाता है सर उसको। कितने साल में आता है ये? सर इसके ये शोर तो इसके बारे में सर जान। ये पंचांग का आधार केवल चंद्रमा है? सर मुझे यही ध्यान में है सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब ये बताएं कि वेद तो 4 हैं जी सर। और वेदों के 4 भाग भी हैं, जी सर। वो कौन से हैं? उपवेद सर। वेद के 4 भाग। सर एक अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़े तो ऐसे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक आपको बताता हूं, ब्राह्मण। सर थोड़ा अनुमान लगा सकता हूँ। लगा लो ना। ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक सर ये। यही तो है। जी सर। और वेदांग भी कहलाते हैं, 6 होते हैं वेदांग। वेदों के 6 अंग बताए हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त। यस। सर इतने याद आ पा रहे हैं। निरुक्त, व्याकरण, छंद नहीं है जी यार। सर। चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं कि अभी तक हम ये पढ़ते रहे कि आर्य विदेशी थे और भारत पर उन्होंने आक्रमण किया, यहाँ के मूल निवासियों को मार पीट के भगा दिया और यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, अपनी सभ्यता का प्रसार किया। क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्या आर्य विदेशी थे? सर मैं इस बात से सहमत हूँ। हैं? सर मैं इस आवाज? बात से सहमत नहीं हूँ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ सर। क्या, क्यों सहमत नहीं है आप? क्योंकि जो आर्यों ने जो वैदिक संस्कृति जो फॉलो की है और हमारे जो प्राचीन शास्त्र में जो भी संस्कृति का वर्णन है वो काफी प्राचीन है सर। एग्जैक्ट वर्षों में तो मुझे जैसे 3-4 हजार वर्ष, तो उससे पहले की फिर कोई प्रामाणिक साक्ष्य भी हमारे पास नहीं है। हालांकि ये गहन शोध का विषय है, इस पे बिल्कुल एक तरफा टिप्पणी करना कि आर्य भारतीय थे या नहीं थे वो तो उचित तो हिंदी पढ़ी मुझे है, यही जानकारी है। दिनकर को भी पढ़ा होगा आपने, संस्कृति के 4 अध्याय भी पढ़े होंगे आपने। संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखी? सॉरी सर इसके बारे में जानकारी नहीं है। संस्कृत रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा है आपने? रामधारी सिंह दिनकर की सर, सर पढ़ा तो नहीं, अभी उनकी एग्जैक्ट पोइम कौन सी है। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि सरस्वती नदी के बारे में खूब शोध हुआ इन दिनों में, पिछले कुछ वर्षों में। जी सर। आज से करीब 15-20 साल पहले वाकणकर जी ने शुरू किया था, जी सर। विष्णु श्रीधर वाकणकर जी, और उन्होंने सरस्वती का उत्पत्ति, उद्गम स्थल और प्रवाह मार्ग खोज निकाले। जी इस बारे में जानकारी है आपको? सर क्षमा चाहूंगा, इस बारे में जानकारी नहीं है। सप्त प्रदेश किसे कहते हैं? सप्त क्या सर? सैंधव। सप्त सैंधव।
सिंधु की 7 सहायक नदियां कौन कौन सी थी? सर चिनाब, झेलम, रावी, व्यास। हाँ, चलो, गुड, वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताइए कि विधवा शिक्षा और विधवा विवाह के मुद्दे पर सर्वाधिक काम किसने किया? सर जहां तक मेरी जानकारी, ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने और एक डॉक्टर कर्णवेल। हाँ, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में जानकारी है? जी सर। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी मुख्य रूप से। जी सर। ध्यान है? सर उनकी पुस्तक के बारे में तो क्षमा चाहता हूँ सर, उसकी जानकारी नहीं है। चलिए, ठीक है अजीत सिंह जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। अजीत जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते। अजीत जी, आप लग रहा है कि स्थिर चित्त के व्यक्ति नहीं है आप। जी बड़े जल्दी जल्दी आप अपनी नौकरी बदल देते हैं। सर, शिक्षा विभाग के मामले में तो स्थिर हूँ सर। शिक्षा विभाग में चल रहा हूँ। हाँ, तो मतलब ये आपकी पर्सनालिटी का मैं क्या सकारात्मक पक्ष मानूं या नकारात्मक पक्ष मानूं? सर ये तो मेरे हिसाब से सकारात्मक पक्ष ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर मैं सबसे पहले तृतीय श्रेणी अध्यापक था, फिर द्वितीय में, और फिर अभी प्रथम श्रेणी व्याख्याता में मैं कार्यरत हूँ। तो हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि उत्तरोत्तर प्रगति करे, अपनी जो क्षमताएं हैं उनको परखे और जीवन में आगे बढ़े। तो मैंने भी वही कोशिश की है अभी तक। सर जारी है सर, अभी आपके समक्ष इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो उसके आगे प्रधान अध्यापक है, फिर प्रिंसिपल है, फिर और आगे जो है, अब क्यों एकदम अपना फील्ड छोड़ना चाहते हैं आप? सर इसके कुछ एक दो रीजन आपके साथ साझा करना चाहूंगा सर। कि प्रशासनिक सेवा में आने से सर मुझे एक कार्य क्षेत्र की व्यापकता मिलेगी, कार्य क्षेत्र की विविधता मिलेगी। इसके अलावा सर लोगों के समाज के बीच में जाकर काम करने का मौका मिलेगा, सरकार की योजनाओं को लागू करने का मौका मिलेगा। तो मैं मेरी क्षमताओं का अधिक दोहन कर पाऊंगा। एक अच्छा प्लेटफॉर्म में इसे मानता हूं सर, इसलिए मैं निरंतर इसमें प्रयासरत हूं। तो ये बताएं कि हमारे देश की अगर 2 सबसे बड़ी समस्याओं की बात की जाए तो एक है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन। और एजुकेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या समाज सेवा का काम करेंगे? लोगों के हित का काम और क्या हो सकता है? बिल्कुल सर, निसंदेह रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शिक्षा का पेशा बहुत ही पवित्र पेशा है। और लेकिन सर मैं प्रशासन में आके भी इस शिक्षा से जुड़ा रहूंगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर इसमें अपना योगदान दूंगा, और साथ ही साथ मैं प्रशासन में भी अपना योगदान देना चाहता हूँ। ऐसी मेरी इच्छा है सर। अच्छा, चलिए ठीक है। आपके शिक्षा मंत्री कौन है अभी राजस्थान में? श्री गोविंद सिंह डोटासरा हैं। उनके खिलाफ कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने मानहानि का केस किया है 10 करोड़ रुपए का। जी सर। क्या मैटर है ये? सर उन्होंने एक बयान दिया था कि ये जो फीस वसूली हो रही है निजी स्कूलों के द्वारा, जो अभिभावकों पे जो दबाव बढ़ाया जा रहा है, तो उनका ये स्टेटमेंट था कि जब विद्यालय नहीं चल रहे हैं तो आप अभिभावकों को क्यों परेशान कर रहे हैं फीस के लिए, और आपने इसको एक धंधा बना दिया है। अच्छा। तो उसको उस कारण निजी विद्यालय के जो सभी शासक है वो सभी नाराज हो गए, का विरोध, इसलिए मानहानि का ये केस सर मेरी जानकारी में ही है। तो वो धंधा धंधा शब्द ठीक नहीं है, यहाँ सब में संसदीय शब्द नहीं है धंधा। जी सर, उनकी आपत्ति यही है सर। अच्छा, तो लेकिन प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन कोचिंग तो ऑनलाइन पढ़ाई तो करवा ही रहे हैं, तो उनके तो वही खर्च हो ही रहे हैं। बिल्कुल सर, उनका पक्ष भी अपनी जगह सही है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण वो करवा रहे हैं और उनके भी एम्प्लॉय कार्य करते हैं, उन्हें वो सैलरी वगैरह भी दे रहे हैं। और अभी महामारी का दौर है, तो आर्थिक स्थिति सभी की अभी दयनीय है। तो सर इसमें एक
बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। और लेकिन जो माननीय न्यायालय द्वारा भी जो फीस में जो थोड़ी बहुत छूट दी गई थी, उनका भी उन लोगों ने पालन नहीं किया। ऐसी शिकायतें माननीय शिक्षा मंत्री जी तक पहुंची, तो उस कारण सर ये थोड़ा उस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा ये विवाद खड़ा हो गया। वो पूरी फीस वसूलना चाह रहे हैं। ओके, ई लर्निंग आपको क्या लगता है, सफल है या नहीं है सफल? प्रतिशत रूप से ये सफल नहीं है सर। कुछ जगह ये सफल है, बाकी कुछ जगह इसकी कुछ कमियां भी हैं। क्या कमियां बताएं कुछ मुझे। सर कमियां जिस सेक्टर में जो ई लर्निंग की प्रोसेस अपनाई जा रही है, अगर वहां पर डिजिटल डिवाइड की समस्या है, अगर वहां पर प्रॉपर इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है, या जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके माध्यम से उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, लैपटॉप नहीं है, एक तो समस्या सर आधारभूत जो संरचना का अभाव है उसकी है सर। और दूसरी बात है सर, छोटे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो ई लर्निंग के द्वारा जो पढ़ाई की जाती है उसको थोड़ा पूरा उस जो मैटर है उसकी पूरी पकड़ नहीं कर पाते हैं सर। अच्छा, ये एक दो समस्या। चलिए, हमारे देश में एक शिक्षक दिवस मनाया जाता है और एक शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जी सर। थोड़ा बताइए दोनों के बारे में। सर शिक्षक दिवस तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे भारत देश के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे श्रीमान राधाकृष्णन जी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उनके क्योंकि वो पैसे से एक शिक्षक थे, तो उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शिक्षकों का समाज में देश के प्रति जो योगदान है उसके लिए धन्यवाद समाज के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा धन्यवाद व्यक्त किया जाता है। और सर जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वह हमारे भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी, उनके सर बर्थडे की, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ओके, चलिए, पॉलिटिकल साइंस से पीजी किया है आपने? जी सर। आज मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि कांग्रेस अगर कमजोर हो रही है तो लोकतंत्र ऐसा हो जाएगा जैसा बिना ब्रेक की गाड़ी। क्या आप सहमत हैं आप इस बात से? सर क्षमा करें सर, थोड़ा सुन नहीं पाया, रिपीट करेंगे सर क्वेश्चन? जी जी, न्यूज़पेपर में आज पढ़ रहा था मैं कि अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर होती है जैसा कि दिख रहा है, तो हमारे देश का लोकतंत्र ऐसा हो जाएगा जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी। क्या कहना है इस बारे में जी आप? सर। इस कथन सर, मैं तो इस कथन से, जहां तक मेरा व्यक्तिगत मत है सर, मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि सर कांग्रेस सबसे प्राचीन सबसे पुरानी पार्टी है भारत देश की, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कांग्रेस असफल हो जाएगी तो डेमोक्रेसी इंडिया में फेल हो जाएगी। क्योंकि और भी जो राजनीतिक दल है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए लोकतांत्रिक जो मूल्य है, सिद्धांत है, प्रक्रियाएं हैं, उनको मजबूत करने के लिए समय समय पे उन्होंने योगदान दिया है। और हर पार्टी से सर महान नेता हुए जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया। तो इस तरह के सर एक तरफा जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कोई भी पार्टी दे सर, ये गलत है। नहीं, यहाँ बेसिकली कांग्रेस का मतलब विपक्ष से ही है, क्योंकि अब सबसे बड़ी पार्टी कहें, अब विपक्षी पार्टी तो कांग्रेस ही हो गई। कांग्रेस और विपक्ष अब तो पर्यायवाची हो गए हैं। अभी अभी के जो चुनाव परिणाम उसमें सर उस हिसाब से सही है सर। गत वर्षों में कांग्रेस सीटें कम जीत गई है सर। क्या लग रहा है आपको, तो फिर विपक्ष की भूमिका कमजोर हो रही है तो सरकार तो निरंकुश होती जा रही है? सर लोकतंत्र के अंदर सुदृढ़ विपक्ष की महत्ता सर्वविदित है सर। क्योंकि विपक्ष ही होता है जो, सरकार अगर कुछ गलत नीतिगत फैसले लेती है तो अ, उनको रोकने का काम करती है, एक दबाव बनाती है, और एक शासन व्यवस्था में एक संतुलन बना रहता है सर।
लेकिन चूंकि जो शासन में जो पार्टी अभी वर्तमान में है उसकी सीट्स बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत बड़े लेवल पे जनमत लेके वो वहां बैठे हैं, तो विपक्ष बहुत कम संख्या में नजर आता है, तो ऐसा आभास हो जाता है कि सरकार निरंकुश हो रही है। लेकिन जहां तक सर मेरी समझ है, सरकार सही फैसले ले रही है अभी तक, जहां मेरा व्यक्तिगत मत है, देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, समय किसान समय पर अच्छे फैसले। ये कृषि बिल पारित हुए हैं, इतना विरोध हो रहा है किसानों का। 26 नवंबर संविधान दिवस को वो कह रहे हैं कि दिल्ली घेरेंगे, पूरे देश में फिर चक्का जाम होगा, बाकी चीजें। तो लोग कहाँ खुश हैं सरकार के फैसलों से? जी सर। सर कृषि बिल हो चाहे जो अन्य जो भी विवादास्पद बिंदु है, उसमें सरकार को भी विपक्षी दलों को साथ में लेकर प्रॉपर उस पर बहस करके और उसके बाद कानून निर्माण की प्रक्रिया अगर अपनाएं, थोड़ी बहुत इसमें कभी कभार अगर कमी देखी जाती है तो इस प्रक्रिया को अपनाया जाए। किसान संगठनों की विपक्ष की क्या इसमें जो मांगे हैं उनका उचित निस्तारण करके आगे बढ़ा जा सकता है सर। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है सर, सभी को अपनी बात कहने का हक है लोकतंत्र में। विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, चक्का जाम सभी कर सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। तो सरकार को भी सर अ, उनकी जो मांगे हैं, उचित जो मांगे हैं, उनका निस्तारण करना चाहिए सर। ओके, ठीक है। राजेश सर। जी अजीत जी, जी सर, सुन पा नमस्ते। रहे हैं? नमस्ते। जैसा कि अभी राजनीति के बारे में चर्चा हो रही थी, जो भारत सरकार है या केंद्र में जो सत्ताधारी दल है, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में बहस करता है क्या विपक्ष? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे तो सर मेरे संज्ञान में तो ऐसा कोई मुद्दा, आप कोई मुद्दा बताएं सर। हाँ, वही मेरा प्रश्न था कि ये बहस क्यों नहीं होती अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर? विपक्ष के साथ बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बहस नहीं हो तो। ऐसा नहीं हो रहा है, इस पर आपका क्या मत है? सर इसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि विपक्ष को नहीं लगता होगा कि ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको सदन पे उठाया जाए। नहीं, मैं आपका मत जानना चाह रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे भी सर बिल्कुल इसमें बहस होनी चाहिए, क्योंकि भारत अब एक वैश्विक महाशक्ति की तरफ आने वाले 20-30 वर्षों में आगे कदम रख रहा है सर। तो अभी से ही एक नहीं, संसदीय प्रक्रिया में एक ऐसा अ, एक आदत इसको बनानी चाहिए कि इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, तो यही कहना चाहूंगा। हाँ, भारत के पीएम एक और बार बार वाक्य दोहराते हैं, सबका साथ सबका विकास। उसको फॉलो कर रहे हैं क्या वो? जी सर, बिल्कुल सर, माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं सर उसको। चलिए, बाइडेन सरकार में अभी 2 भारतवंशियों को शामिल किए जाने की संभावना है, वो 2 नाम बताइए आप कौन से? सर बिल्कुल मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन सर अभी माफी चाहूंगा, नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, एक और भारतवंशी है वहां पर, कश्यप प्रमोद पटेल। इनकी क्या भूमिका है वहां पर अमेरिका में? सर सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं है मुझे। चलिए, दलाई लामा के बारे में तो जरूर सुना होगा आपने। जी सर। क्या है दलाई लामा? सर ये जो तिब्बत प्रदेश के बौद्ध धर्म की सर धर्म गुरु है दलाई लामा। ये शायद पदवी है सर दलाई लामा की, इनके गुरु की। गुड। अच्छा, अभी जो दलाई लामा है उनका मूल नाम बता पाएंगे आप? सॉरी सर, मूल नाम तो ध्यान में नहीं है सर। फिर तो क्रम भी नहीं पता होगा आपको, क्रम कौन सा है इनका दलाई लामा के रूप में? नहीं सर। अच्छा, जो अभी आत्मकथा आई है बराक ओबामा जी की, उन्होंने भारत में हिंसा और जातिवाद के बारे में टिप्पणी की है अपनी आत्मकथा। जी सर। आपका क्या मानना है, क्या स्थिति है हिंसा और जातिवाद की भारत में? सर भारतीय राजनीति में जाति और धर्म का प्रभाव तो शुरू से ही देखने में आ रहा है।
आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी सर। वापस रिपीट करेंगे, सुन नहीं पाया। ठीक, अब आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। जी सर। सर मैं ये कह रहा था कि अ, भारतीय राजनीति में जाति और धर्म की का जो प्रभाव है वो काफी हद तक है, ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा। ये एक भारतीय लोकतंत्र में जो अजीत जी, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है आपके वहां पे? अजीत जी, आवाज आ रही है आपको? अजीत जी, आवाज आ रही है? सर अब आवाज आ रही है? जी तब सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई सर। कोई बात नहीं। हाँ, आप कुछ बता रहे थे। जी सर, भारतीय राजनीति में सर जाति और धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है सर, लेकिन चलिए ठीक है। जातीय कट्टरता। अगला प्रश्न। जो हाई कोर्ट होता है वो केंद्र सरकार के जो बनाए कानून है उनको खारिज कर सकता है? सर जहां तक मेरी जानकारी सर नहीं कर सकता। संविधान में एक अनुच्छेद की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके तहत किया जा सकता है। सर मेरी जानकारी में तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है सर, और कोई केंद्र सरकार के कानून पे जो समीक्षक, अगर उनको लगता है कि कोई गलत कानून बनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ही उस पर डिसीजन लेता है सर। अच्छा, ये महामारी अधिनियम है उसकी। हाँ, अगला प्रश्न है, महामारी अधिनियम जो बनाया गया है उसकी वैधता को जी सर। चुनौती दी गई है, ये क्या मामला है? सर ये चीज मेरे पढ़ने में नहीं आई सर, सॉरी। अच्छा, सुप्रीम क्या कोर्ट किस ने अपनी संदर्भ में टिप्पणी में चले? एक और शब्द, एक बुक का नाम बताया, शॉर्टर कॉन्स्टिट्यूशन। किसने लिखा है शॉर्टर कॉन्स्टिट्यूशन? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं है। शोल्डर, एक संविधान संशोधन को एक लघु संविधान कहा जाता है, बाकी पुस्तक वगैरह के बारे में जानकारी नहीं है। किसी राइटर की बुक है। चलिए, संविधान वेता की बुक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में जो पिछड़ापन है उसके लिए राजनीति को जिम्मेदार मान सकते हैं क्या? सर कुछ हद तक राजनीति को भी जिम्मेदार माना जा सकता है, लेकिन 100% उनको जिम्मेदार मानना भी ठीक नहीं रहेगा सर, क्योंकि इसमें कई कारक काम करते हैं। अच्छा, कौन कौन से कारक हैं वो बता दीजिए। जी सर, इसमें सर थोड़ा सा इसमें तो मैं कुछ संशोधन करना चाहूंगा कि राजनीति को हम कुछ हद तक इसलिए इसको जिम्मेदार मानेंगे क्योंकि वो शासन के अंदर देश का वो शासन चला रहे हैं। तो कुछ भी अगर कमी रह रही है तो कुछ जिम्मेदारी तो उनको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि उत्तरदायित्व भी एक चीज होती है। लेकिन इसके अदर जो फैक्टर काम करते हैं, लोगों में शिक्षा कितनी है, तो आजाद हुए देश को कितने वर्ष हो गए हैं, सामाजिक स्थितियां कितनी हैं, धार्मिक बहुलता कितनी है, संस्कृति की विविधता कितनी है, भौगोलिक भौगोलिक स्थिति के हिसाब से क्या स्थिति है उस देश के अंदर, जैसे रेगिस्तान, डेजर्ट ज्यादा है या और कोई चीज। तो सर ये कारक भी कार्य करते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। चलिए अंतिम प्रश्न मेरा, आपकी हॉबी है बेसिक वॉकिंग, बेसिक वॉक। ब्रिस्क वॉकिंग, हाँ सर। हाँ, मैराथन के बारे में कुछ बताइए। मैराथन, जी सर। मैराथन जो होती है प्रतियोगिता, जी सर, उसके बारे में बताइए। ये सर लंबी दूरी की तरह एक दौड़ होती है
इसकी एग्जैक्ट कितने किलोमीटर की होती है इसके बारे में सर श्योर नहीं हूँ। नहीं, मैराथन नाम कहाँ से है ये तो पता होगा आपको, मैराथन नाम कहाँ से है? नहीं सर, सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है मैराथन के जी, बारे में। धन्यवाद जी। ललित सर। जी अजीत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नमस्ते सर। नमस्ते। जी सर। अच्छा ये बताएं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? राजस्थान में 1857 क्रांति सर हमारे नसीराबाद से शुरू हुई 28 मई 1857। राइट। तो नसीराबाद से ही क्यों हुई, कारण? सर उस वक्त अजमेर से जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको वहां से हटाकर नसीराबाद लगा दिया गया, क्योंकि अजमेर के अंदर सरकारी खजाने, शस्त्रागार सभी थे। तो अंग्रेजों को ऐसा अंदेशा हुआ कि यहाँ उस कुछ विद्रोह हो सकता है, तो उन्होंने उस बटालियन को जिसने ये विद्रोह शुरू किया था राजस्थान में 1857 क्रांति का, उसको यहाँ भेज दिया। और भेजने के बाद फिर दूसरी पलटन ने अजमेर बुलवाई, और उसके बाद अंग्रेज यहाँ तक भी नहीं रुके और नसीराबाद के अंदर जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को भेजा उस पे तोपों को लोड करके उनके ऊपर और गश्त लगा दी गई ताकि ये विद्रोह नहीं कर सके, कोई शांत कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। तो उनसे उनमें बहुत ज्यादा असंतोष उत्पन्न हो गया सर, और तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस वगैरह ये सूचनाएं भी उस तक उन्होंने भी आग में घी का काम किया। इस तरह ये क्रांति। छावनी क्या होता है? तो छावनी सर सीधे अर्थों में तो जहां सैनिक रहते हैं उसको छावनी बोलते हैं। नहीं, जैसे हम अभी दैनिक बोलचाल की भाषा में भी हम नसीराबाद जाना होता है तो हम छावनी बोलते हैं सर, नसीराबाद वर्ड कम यूज करते हैं। नहीं, जो नगरीय स्वशासन है उसमें भी छावनी शब्द आता है। जी सर, उसमें छावनी बोर्ड यूज किया जाता है सर, कैंटोनमेंट। हाँ। अच्छा बताएं, नसीराबाद छावनी का कब स्थापना कब हुई इसकी? सर 1818 में। कब? नसीराबाद। जी सर। कब हुई 1818 में? सर मंथ के बारे में श्योर नहीं हूँ सर, नवंबर या अच्छा ये बताएं कि उस समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी, क्रांति हुई तब? उसमें 6 छावनियां थी सर राजस्थान में। कौन कौन सी? सर एक नसीराबाद, देवली, नीमच, खेरवाड़ा। आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। 5 हो पाई सर। एक सर आवाज बताएं कि कट कट के आ रही सर आवाज। हाँ आवाज थोड़ी कट रही है, अब ठीक है। अच्छा ये बताएं कि स्वतंत्रता के बाद अजमेर को किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? स्वतंत्रता सी श्रेणी के राज्य में रखा गया था सर। सी? जी सर, सी श्रेणी के राज्य में रखा गया था। कितनी श्रेणियां बनाई गई थी? सर उस समय 3 श्रेणियां बनाई गई थी सर, ए, बी और सी। कौन कौन सी? सर इसके बारे में सर आगे जानकारी नहीं। अच्छा ये बताएं कि तिलोनिया अजमेर जिले में क्यों प्रसिद्ध है? तिलोनिया। सर यहाँ श्री बंकर राय द्वारा स्थापित SWRC एक केंद्र है सर। क्या है SWRC, क्या है? सर ये सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च सेंटर है सर ये। और ये सर सौर ऊर्जा से चलने वाले लैंप वगैरह का यहाँ पर सर निर्माण किया जाता है, और बाल संसद वगैरह इस पर और विभिन्न सामाजिक कार्यों में सर ये स्वरोजगार हेतु प्रयासरत रहते हैं सर। ओके। अच्छा ये बताएं कि ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? सॉरी सर, ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती। जी सर, ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह सर सरवाड़ में। कौन थे ये ख्वाजा? ये सर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र थे सर। अच्छा, मसूदा क्यों प्रसिद्ध है, आप बता पाएंगे?
सर मसूदा सर कुछ हिंट मिलेगा सर? मैं कुछ शिक्षा से कनेक्ट नहीं कर पा संबंधित रहा है हूँ। कुछ? जी शिक्षा सर। शिक्षा। जी सर, मसूदा के अंदर सर डाइट ऑफिस है सर, कार्यालय है डाइट। और डाइट क्या होता है? जी सर। जी जी सर, एक फैक्ट और है, मसूदा सर अजमेर जिले का प्रथम पूर्ण साक्षर वही गांव वही है सर। जानना चाह रहा था। अच्छा बताएं कि जी डाइट क्या सर। है? सर ये इस डाइट के माध्यम से सर, सॉरी सर अभी थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर डाइट वाले मामले। अच्छा ये बताएं कि अभिप्रेरणा क्या होता है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा सर एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को प्रेरित करने में काम आती है सर। और यदि हम किसी व्यक्ति को सही अभिप्रेरित करें तो उसकी सुप्त शक्तियों को जागृत करें तो व्यक्ति सीखने की जो उसकी गति है वो बढ़ जाती है। जैसे स्किनर महोदय ने भी कहा है कि भी अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। हर्जबर्ग का अभिप्रेरणा का सिद्धांत पढ़ा आपने? सर बिल्कुल पढ़ा, हर का अभिप्रेरणा के सिद्धांत पढ़ा है सर। क्या है बताइए थोड़ा। सर इसमें सर डिटेल में तो सर थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी अगर कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए तो उत्पादन में और वृद्धि की जा सकती है, संगठन को लाभ की दिशाओं में ले जाया जा सकता है, क्योंकि अच्छे कर्मचारी भी होते हैं। जी तो ठीक है जी। इतना ही ऊपर सर। हाँ जी, अजीत सिंह जी राठौर साहब, जी सर। आप यथा नाम जी सर। गुण नजर आ रहे हैं, यथा नाम जी तथा गुण नजर आ रहे हैं आप, अजीत हैं आप, है ना। लेकिन अजीत बने रहने के लिए आपको कुछ और तैयारी करनी पड़ेगी। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर जी नजर सर। नहीं आते हैं, आप सही जवाब देते हैं लेकिन आपका जवाब बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि टू द पॉइंट है, टू द पॉइंट जवाब होना चाहिए आपका। हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य, हाँ, हिस्ट्री वाले सवालों में सभी सर। सवालों में, दूसरे सवालों में भी जो आपसे अतुल सर ने पूछे, राजेश जी ने पूछे, टू द पॉइंट नहीं है। दूसरी बात, जी सर। दूसरी बात जो समझदारी की होनी चाहिए वो ये कि थोड़ी गंभीरता आपके व्यक्तित्व में नजर आनी चाहिए। आप गर्दन को और बहुत हिलाते हैं, जबरदस्त हिलाते हैं इस गर्दन को थोड़ा स्थिर रखना जरूरी है ना। बहुत गर्दन हिलाते हैं आप। और जैसे कुछ सवाल, जैसे कृषि बिल के बारे में पूछा, बहस होनी चाहिए, आपने कहा बहस हुई ना, संसद में बहस हुई थी तीनों बिलों के ऊपर, जी सर। है ना। तो खुद जवाब देने से पहले ये चीजें सोचनी चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा सही उत्तर भी गलत होने जा रहा हो, है ना। अब शॉर्टर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा आपसे, महामारी अधिनियम के बारे में पूछा, तो कई बार आप आंख बंद कर लेते हैं बोलते समय। एक ये भी कमी मुझे नजर आई, बोलते समय ऐसे आंख बंद कर लेते हैं हम। आंख को खुला रखें, गर्दन को कम हिलाएं, है ना, और थोड़ी गंभीरता आपके व्यक्तित्व में नजर आनी चाहिए। बाकी तो आप लग रहा है कि आरएस बनेंगे, ऐसा आपको तो, आप तो मानकर चल ही रहे हैं, है ना, सभी चलते हैं तो मेरी शुभकामनाएं आपको, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, जी थोड़े सर, गंभीर। बिल्कुल बात करूंगा सर मैं इन चीजों को। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। जी जी अतुल जी साहब। बिल्कुल, जो सर ने कहा बस वही बातें ध्यान रखें। सर सिलेक्शन आपका बिल्कुल, जैसा सर ने कहा कि आप मान के चल रहे हैं, हम लोग भी मान के चल रहे हैं कि होना चाहिए आपका सिलेक्शन। थैंक यू सर। जी जी राजेश जी। जी अजीत जी, करंट जी अफेयर्स सर। आपका वीक है। जी बाइडेन सर, ये सरकार अभी काफी बहुत चर्चा में है और भारतवंशी तो विशेष रूप से पता होना चाहिए आपको। दलाई लामा का आपने उत्तर दिया लेकिन पूरा स्पष्ट नहीं कर पाए उसको, और जातिवाद, हिंसा, इसके बारे में बोला। चलिए ठीक है यहाँ तक, लेकिन बाकी जो प्रश्न थे, जैसे सॉर्टर कॉन्स्टिट्यूशन है और केंद्र के बनाए जो कानून है उनको कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत रद्द किया जा सकता है हाई कोर्ट द्वारा, महामारी अधिनियम नहीं बता पाए आप, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, पॉलिटिकल साइंस है आपके पास, ठीक है, तो इनमें सुधार जी सर। कीजिए। बाकी आप शरीर को और हाथ को इशारा करते हैं, मतलब कोई उत्तर देते वक्त, तो ये बॉडी लैंग्वेज थोड़ा ठीक नहीं लगता है इंटरव्यू, ठीक है।
स्थिर रहे। जी सर। ये आपकी असहजता को दर्शाता है कि आप सहज नहीं है, ठीक है, इनमें थोड़ा सुधार करें। ठीक है। बाकी प्रदर्शन अच्छा है आपका, जानकारी है बाकी अच्छी है, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। ठीक। जी अजय जी, जी सर। व्यक्तित्व अच्छा है, चेहरे पे स्माइल रखते हैं, ये भी पॉजिटिव है आपके लिए। और उत्तर में कहीं कहीं जो उत्तर दिए आपने बहुत अच्छे दिए, उनका फ्लो अच्छा था। थोड़ा सा आपको अपना जो ज्ञान पक्ष है उस पर काम करने की आवश्यकता है। जैसे इतिहास के जो सामान्य प्रश्न है, जैसे वेद वेदांग वगैरह, इनकी जी सर। करंट आपको बता ही चुके हैं। क्षेत्रीय ज्ञान आपका अच्छा है, आपने अच्छे आंसर दिए हैं, पर हॉबी पर काम करने की आवश्यकता है। अभी जी सर। प्रश्नों के जवाब आप नहीं दे पाए हो, तो उस पर थोड़ा और डिटेल वर्क करिए, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा है, अगले अगले मोक तक तो आप, और आई होप कि आप अच्छा तैयार करके आ जाएंगे। सर पूरा प्रयास करूंगा। हाँ ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।